आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं रियाज अंसारी। मैं सबसे पहले हमारे औरंगाबाद शहर के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को बधाई देता हूं अपनी ओर से कि जिस प्रकार से उन्होंने थोड़ा देर से सही लेकिन वफ़ के ऊपर नज़र की, अपना ध्यान केंद्रित किया और 100 करोड़ घोटाले को उजागर किया। उसके लिए हम विशेषकर उनको बधाई देते हैं। आज औरंगाबाद शहर के अंदर हमने आपने जो घोटाले को उठाया है, जो घोटाले का पर्दाफाश किया है, इसके ऊपर हमने कई लोगों से प्रतिक्रिया ली, उनके विचारों को जानना चाहा। तो जो बातें निकल के आई है, इम्तियाज़ जलील साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं आपसे संबोधित कर रहा हूँ। जो बात निकल के आई है मैं आपके सामने पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ कि घरकुल योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने जो घरकुल योजना चलाई है, औरंगाबाद से 25,000 के आसपास लोगों ने फॉर्म भरा है। उनके पास उनकी पावती भी है, जिसमें आधे से ज़्यादा मुसलमान बेघर पाए गए हैं। आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जब हमने सर्वे किया तो वो सर्वे से हट के, यानी कि एवरेज अगर निकाल लिया जाए औरंगाबाद सिटी का, तो 1.25 से 1.5 लाख लोग आज बेघर हैं। लोग कैसे भी तंगदस्ती में, कंजेस्टेड के आलम में ज़िंदगी जीवन गुजारने पे मजबूर हैं। ये सच्चाई है साहब। जैसा आपने आवाज़ को उठाई है, हम ये चाहते हैं, हम नहीं बल्कि ये मुसलमानों की आवाज़ है। और उन्होंने हमसे कहा कि अंसारी जी, अंसारी साहब, आप खासदार इम्तियाज़ जलील साहब तक ये हमारे दिल की बात पहुंचाइए, हमारे ये मन की बात है। वही आवाज़ को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लोगों ने आपसे विनती की है कि जो बेघर मुसलमान हैं, आप औरंगाबाद के शहराफ में जो खाली पड़ी हुई हरसूल है, शिकर थाने का एरिया है, चीतेगांव के आसपास का एरिया है, और ऐसी बहुत सी जगह है, पड़ेगांव की तरफ का एरिया है, कई कम ज़्यादा वफ़ की ज़मीनात आज भी महफूज है, सुरक्षित है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि वो वफ़ की खाली पड़ी ज़मीनात के ऊपर हमारा सरकार जो तो गरीब मुसलमानों को घर बना के दे, भले वो पैसे उनसे ले, जो भी आपका बनता है नियमानुसार। क्यों नहीं होता? मैं इस संबंध में महानगर पालिका गया था और वहाँ के अधिकारी से बात किया, तो वो अधिकारी ने मुझसे कहा, पत्रकार साहब, हम महानगर पालिका पूरा प्रयास कर रही है, कमिश्नर साहब पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र शासन का मामला है, महाराष्ट्र शासन के हाथ में है, और हम 30 गांव के अंदर ज़मीन देख रहे हैं बोले, लेकिन हमको ज़मीन नहीं मिली बोले, प्रशासन बहुत देर कर रहा है बोले। तो मुसलमानों ने सवाल किया है, वो प्रशासन देगा नहीं देगा, वो प्रशासन की अपनी मजबूरी है, उसके पास टाइम नहीं है नहीं है, वो भी अपनी मजबूरी है। मुसलमानों ने सरकार से पूछा है, आपके ज़रिए से पूछ रहे हैं मुसलमान, कि जो अतराफ में शहर में खाली पड़ी वफ़ की ज़मीनात है, वहाँ पर गरीब मुसलमानों को क्यों बैठने नहीं दिया जाता? उन्होंने उदाहरण भी दिया है। मान लीजिए थोड़ी देर के वास्ते किसी का 20-30 का प्लाट है, अगर वो रजिस्ट्री उसके नाम पे है, उदाहरण के तौर पर इम्तियाज़ जलील साहब, अगर आपका कहीं प्लाट है, 20-30 का प्लाट है और वो आपकी रजिस्ट्री आपके नाम पे है, तो आपको बेचने से कौन रोक सकता है? वो तो आपका अधिकार है। ठीक इसी तरह से ये वफ़ की जो प्रॉपर्टी है, इसकी रजिस्ट्री मुसलमानों के नाम पर है, यतीम गरीब मुसलमानों के नाम पर है। सरकार सिर्फ इसकी निगरान है, देख रेख करने का जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार रोक नहीं सकती। अगर वक्फ बोर्ड ईमानदारी से काम करे और जो वक्फ का जो कानून बना हुआ है उसके अंतर्गत काम करे, सरकार को भी रोकने का कानूनी तौर से कोई अधिकार नहीं है। और वो ना ही जमीन सरकार की है, तो सरकार का इतना दबाव क्यों, ये मुसलमान पूछ रहे हैं आपके माध्यम से। वक्फ की जमीन पर इतना शिकंजा जो सरकार ने कसा है, तो क्यों कसा है? अगर सुरक्षा के लिए कसा है तो फिर सवाल उठता है कि नाजायज कब्जे क्यों हुए, कैसे हुए, जमीन गोपनीय तरीके से कैसे बेची गई? अगर आपने शिकंजा, आपने सख्ती अगर इसलिए की है कि वो जमीन सुरक्षित रह सके, तो ये भ्रष्टाचार क्यों हुआ? ये जनता पूछ रही है आपके माध्यम से भारत सरकार से। इसी प्रकार से जो आदिवासी लोग होते हैं, दलित समाज के लोग होते हैं, हमारी सहानुभूति उनके साथ है, हम उनके विरोध में नहीं हैं। हमने देखा है, बल्कि आज भी चल रहा है महाराष्ट्र के कई भागों में, कि शासन की जो गायरन जमीन कहते हैं वहां बैठ जाते हैं, बेचारे झोपड़ा बना लेते हैं, अपना जीवन गुजारते हैं, और बाद में आगे चलकर सरकार वो जमीन उनके नाम कर देती है, कानून बनाती है, और कानून के अंतर्गत वो जमीन उनको हवाले कर दी जाती है। फिर बाद में वहां पर लाइट की, पानी की, कॉलेज की, स्कूल की, दवाखाने की तमाम सुविधा दी जाती है। गायरन जमीन पहले कब्जा करते हैं। ठीक है, हम उनके विरोध में नहीं है, वो भी एक इंसान है, मानव है, उनको भी जीने का पूरा अधिकार है। लेकिन सवाल यह है, अगर औरंगाबाद में खाली जमीन पड़ी हुई है
तो ये 1 लाख बेघर लोग वहां घर क्यों नहीं बना सकते, ये मुसलमान पूछ रहा है महाराष्ट्र सरकार से। इम्तियाज जलील साहब, आपके माध्यम से आप जब पार्लियामेंट जाओगे तो ये आवाज को जरूर उठाना, ये लोगों ने हमसे कहा है, ये लोगों की आवाज है जो मैं आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। क्यों नहीं बना सकते? मुसलमान वहां जाके बिंदास बेखौफ क्यों नहीं बैठ सकते? सरकार ठीक है, सरकार की अपनी अहमियत है, हम प्रशासन बना हुआ है, कानून कायदे बने हुए हैं, हमें कानून का पालन भी करना है। तो क्या कानून इतना कमजोर है? क्या प्रशासन इतना कमजोर है कि वो इतनी जांच नहीं कर सकता कि कौन गरीब मुसलमान है, कौन अमीर है, किसको बसाना चाहिए, किसको नहीं बसाना चाहिए? क्या आप इतने कमजोर हैं? क्या खाली जो इतने बड़े बड़े घोटाले चल रहे हैं ये प्रशासक अधिकारियों का दिमाग वही काम कर रहा है? अच्छी योजनाएं क्यों नहीं बनाते आप? इसी प्रकार से कई मुसलमानों ने एक ये भी सुझाव दिया है, मैं उदाहरण भी दूंगा और वो सही बात भी है। जैसा पुलिस आयुक्तालय, कलेक्टर ऑफिस, विभागीय आयुक्त, ये वक्फ की जमीन से अटैचमेंट है। घाटी हॉस्पिटल का जो भाग बहुत बड़ा भाग है, हम हटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये कार्यालय सभी समाज हित में काम करते हैं, देश की सेवा में काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसलिए हटाए भी नहीं, हटाना भी नहीं चाहिए। हम भी नहीं कहेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि पुलिस प्रशासन सुरक्षा के लिए काम करता है, घाटी दवाखाना जीवन बचाने के लिए काम करता है, जिला अधिकारी कार्यालय तमाम गरीब जनता की सुरक्षा के लिए काम करता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जनता ने सुझाव दिया है, उदाहरण के तौर पर अगर कलेक्टर ऑफिस की जमीन अगर 100 करोड़ रुपए की है, अब सरकार तो 100 करोड़ दे नहीं सकती, तो सरकार को चाहिए कि 100 करोड़ रुपए के एवज में जो गायरन जमीनें होती है पहाड़ों के दामन में, दूर दराज में, उसका जमीन का भाव भी कम होता है। अगर मान लीजिए यहाँ की जमीन अगर 20 एकड़ है तो वो 100 करोड़ में कम से कम 200 एकड़ जमीन आएंगी, यानी कि हमारी वक्फ की जमीन बढ़ती जा रही है या सुरक्षित रह रही है एक दूसरे स्वरूप में। ऐसा मुसलमानों का सुझाव आया है, क्योंकि आप किराया दे रहे, कितना किराया दे रहे, कितना किराया दे रहे साहब? बड़ी हैरत की बात है, किराड़पुड़े के अंदर एक राम मंदिर है और वो मुस्लिम भाग में होने के बाद भी वो वहां पर सुरक्षित है, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे मुस्लिम समाज के लिए गर्व की बात है कि हम हिंदू मुस्लिम एकता को लेके चल रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एक राम मंदिर के पास की मैं समझता हूं कि करीब करीब 15-16 दुकानें हैं, तो आप जरा इंक्वायरी कीजिए उसका भाड़ा कितना है। मंदिर के ट्रस्टी ने वहां के जो सभी किराएदार मुसलमान हैं तो उनसे पगड़ी कितनी ली है, और उस जमीन का अगर आप कैलकुलेशन निकालोगे तो 2.5 से 3 लाख, बल्कि मैं अंदाजा कह रहा हूं ज्यादा भी हो सकता है, 2.5 से 3 लाख की आमदनी एक राम मंदिर से होती है। तो उसी प्रकार से शागन की एक मस्जिद है, वहां भी दुकाना है जो ज्यादातर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को दी हुई है। क्या किराया है उसका? क्या वक्फ बोर्ड बताएगा? इम्तियाज जलील साहब, हाँ, जनता ने आपसे विनती की है, मुसलमानों ने, कि आपने जनता की वो बात को उठाया है कि हमने औरंगाबाद शहर में देखा है कि हर एक के जुबान पे इम्तियाज जलील के चढ़ते थे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने यह भी सवाल किया है कि साहब जब आमदार थे तो उस वक्त उन्होंने इतनी शिद्दत के साथ इमाम मस्जिद को क्यों नहीं उठाया था? लेकिन जैसा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मैं इसकी स्टडी कर रहा था, पूरे कागज पत्तर की जांच कर रहा था, हम समझ सकते हैं टेक्निकली तौर से कि समय लगता है, हो सकता है किसी कारण से आपको समय लगा होगा, और जब पूरी स्टडी आपकी होगी, जब पूरे पुरावे आपके पास आगे होंगे, जब बाद में आपने हथौड़ा चलाया, आप सामने आए, हम आपकी कोशिश को सलाम करते हैं। तो इसी प्रकार से औरंगाबाद के मुसलमानों ने इम्तियाज जलील साहब से विनती की है कि महाराष्ट्र में आप औरंगाबाद की बात मत कीजिए। आप ये हम समझते हैं ये एमआईएम पार्टी के लिए बहुत सुनहरी अवसर आया है, क्योंकि 73 सालों के दौरान तमाम सेकुलर पार्टियों के राजकारण की होते हुए, उनके मुख्यमंत्रियों के होते हुए, मुसलमान मिनिस्ट्री के होते हुए वक्फ की जमीनात की तबाही बड़े पैमाने पर हुई। इसलिए मुसलमानों का विश्वास वक्फ बोर्ड की जमीनात की सुरक्षा के हद तक मुस्लिम नेताओं से उठ चुका है। ये लोगों ने हमसे कहा है, हम नहीं कह रहे, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप जिस प्रकार से आवाज उठाई, अब पूरी तरह से विश्वास एमआईएम की तरफ मुसलमानों का हो चुका है। अब मुसलमान देख रहा है कि इम्तियाज जलील साहब अपनी इस मिशन में, इस मुहिम में वो कितना कामयाब होते हैं। और उन्होंने ये भी अनुरोध किया है, जालना है, नांदेड़ है, परभनी है, बीड़ है, नासिक है, पुणे है, नागपुर है, भिवंडी है, मुंबई है, ऐसे कई जगहों पे वक्फ की जमीनात है। वहां पर एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी के अंदर पढ़े लिखे लोग, वकील लोग, डॉक्टर लोग, कुछ इस्लामी धर्म से इस्लामी संगठन के लोग, इनको अब शामिल कीजिए। एक आज़ाद कमेटी बनाइए, हो सका तो उसका रजिस्ट्रेशन कीजिए। ये इस तरह बनाने की मांग मुसलमानों ने आपसे की है। और इसी प्रकार से उन्होंने एक मांग और की है कि आप जब लोकसभा जाओगे,
ये आवाज़ ज़रूर उठाना कि पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन आप चूंकि महाराष्ट्र से आते हो, औरंगाबाद से आते हो, तो कम से कम महाराष्ट्र के हद तक ये जरूर आपने नेतृत्व करना कि महाराष्ट्र में जितनी भी वक्फ की जमीनात है वो जमीन को एक्वायर किया जाए, वहां तार फिक्सिंग की जाए, वहां पर बोर्ड लगाया जाए, वहां पर ये जमीन कितनी एकड़ है, ये इनामी है कि मदद माश है कि खिजमत माश है, ये क्या मसला है, ये तमाम डिटेल बोर्ड पे आना चाहिए, ताकि कब्जा करने वाले 100 बार सोचे, उनको डर हो प्रशासन का। ये मुसलमानों ने आपके द्वारा मांग की है। इसी प्रकार से ऐसे मुसलमान जिनके पास वक्फ की जमीनात है और वह बहुत उनका अच्छे व्यवसाय है, मुसलमानों ने ये भी कहा है कि वो जमीन तो वापस नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, फिर और किसी गैर के पास चले जाएंगे। उससे बेहतर है अगर मुसलमान को लगता है कि मेरे पास वक्फ की जमीन है, मेरा व्यवसाय चल रहा है, अच्छा है, तो उन्हें ईमानदारी के साथ जो भी उसका भाड़ा बनता है वो भले वक्फ बोर्ड को ना दे, लेकिन अपनी ओर से गरीब मुसलमानों में के अंदर आप उसका काम कीजिए, आप गरीब मुसलमानों में बांटिए, उनके एजुकेशन पे लगाइए, शादियों पे लगाइए, उनको हर तरीके से विस्तार कीजिए। ये भी एक तरह से काम हो सकता है। इसी प्रकार से औरंगाबाद के मुसलमानों ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों से पूछा है, क्या एमआईएम पार्टी जिन्होंने आवाज उठाई है, क्या ये एमआईएम पार्टी का ही कर्तव्य है क्या? जो दूसरे सेकुलर पार्टी में मुसलमान है ये उनकी अखलाकी जवाबदारी नहीं है? आखिर क्यों किसी सियासी पार्टी जो सेकुलर पार्टी जो सभी कई हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते, उनके जो बड़े बड़े मुसलमान नेता है क्यों खामोश हैं? उनके जो कार्यकर्ता है, बड़े बड़े कार्यकर्ता है, क्यों खामोश हैं? अरे कम से कम कौम के आवाज से तो आवाज उठा लो। राजकारण बाद में करना, जब इलेक्शन आए जब करना। आज कौम का मिल्लत का मसला है। बड़ी हैरत की बात है, शाहीन बाग लगता है तो हमारे साथ हिंदू भी जुड़ जाता है, दलित भी जुड़ जाता है, सब जुड़ जाता है। केसर मार्ग लगा हुआ है, पूरे हर समाज का जो तो लोग लगे हुए हैं। और जब हमारे वक्त की बात आती है, हमारे हक की बात आती है, तो हमारे आपस में मुसलमान कपड़े फाड़ते हुए नजर आते हैं। कुछ तो आरोप भी लगा रहे हैं कि भाई ये सेटिंग का मामला है, फिटिंग का मामला है। बड़ी शर्म की बात है उन मुसलमानों पे जो ये इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई थोड़ा इंतजार तो कीजिए। जब इम्तियाज अली साहब ने इतनी ताकत के साथ सक्षम होकर आवाज उठाई, अरे थोड़ा इंतजार तो कीजिए। अभी से आरोप लगा रहे हैं, इतनी आपकी गंदी सोच। आप फिर ऐसे स्थिति में मुसलमानों ने कैसा काम करना? अगर मुसलमानों ने काम नहीं किया तो ये आरोप लगते हैं कि मुसलमान लीडर काम नहीं कर रहे। अच्छा, मुसलमान आवाज उठाता है तो उसके ऊपर फिर आरोप लगते हैं कि उनका कोई मुफाद छुपा हुआ है। अरे भाई, ऐसे मुसलमानों को मैं कहता हूं कि शर्म कीजिए आप अपने आप में। और मैं तमाम औरंगाबाद के मुसलमानों से जिन्होंने हमसे गुजारिश की है कि तमाम पॉलिटिकल लोग जो अपने पार्टियों के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, काम करते हैं, उन्होंने उनसे भी गुजारिश की है कि जैसे इम्तियाज जलील साहब ने आवाज उठाया है, आप भी अपने पार्टी के परचम तले क्यों ना हो। अगर आप एक जगह नहीं आ सकते ना, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है आपका, कोई दिक्कत है आपको, बड़ी शर्म की बात है कि आज कौम के मामले में एक दूसरे को दिक्कत हो रही है। चलो कोई बात नहीं, दिक्कत तो आप अपने अपने पार्टी के माध्यम से आवाज उठाइए। मैं आखिरी में आपको एक और उदाहरण देते चलूं, मैं बात समाप्त कर दूंगा। औरंगाबाद जब धुलिया कांड के अंदर आपने सुना होगा, धुलिया के अंदर फिसाद हुआ था, तो औरंगाबाद के 4 नगर सेवक, मुजीब आलम खान, निसार खान और 2 के नाम मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहे, 4 नगर सेवक ने इस्तीफा दिए थे, राजीनामा दिए थे। वो 4 नगर सेवक ने जब इस्तीफा दिए थे तो महाराष्ट्र प्रशासन हल गया था और वो आवाज दिल्ली तक महसूस की गई थी। आज औरंगाबाद के मुसलमानों ने तमाम सेकुलर पार्टी से जुड़े मुस्लिम नेताओं से, कार्यकर्ताओं से विनती की है, उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश की है कि आप इस्तीफा दीजिए, सब मिलकर इस्तीफा दे दो कि हमको ऐसी पार्टी में नहीं रहना है। जब हम हमारी वक्फ की जमीन को बचा नहीं सकते तो हम क्या कर सकते हैं हमारे समाज के लिए? ये मुसलमानों ने पूछा है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हो, हमारा दावा है कि 24 घंटे के अंदर पर महाराष्ट्र शासन हरकत में आएगा और वक्फ बोर्ड के जो जमीनात के बारे में जो भी घोटाले भ्रष्टाचार चल रहे हैं उस पर अंकुश लगेगा, बिल्कुल लगना है। जब 4 नगर सेवक इस्तीफा देते हैं तो महाराष्ट्र प्रशासन हल जाता है। तो जरा सोचिए, पूरे महाराष्ट्र की सेकुलर पार्टी के मुसलमान अगर वन टाइम में अगर इस्तीफा दे दे, अपने जमीन की आवाज को रखकर अल्लाह रसूल के खौफ से अपने समाज के प्रति एक नेतृत्व करते हुए अगर इस्तीफा दे दे कि साहब हमारे साथ न्याय कीजिए, हमें पार्टी से ज्यादा हमारे समाज का दुख दर्द प्यारा है, हमें वक्फ की जमीन जो गरीब यतीमों की जमीन है उसकी सुरक्षा हमें प्यारी है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हो, हम समझते हैं कि चुटकियों में वक्फ का मसला हल हो सकता है। लेकिन ये हम जागेंगे कब कि हम खाली कौम के नाम पर, मिल्लत के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर खाली गंदी राजनीति करते रहेंगे। मुसलमानों ने बहुत दुख के साथ कहा है, ये बहुत दुख की बात है कि आज हमारा सरकार में, आघाड़ी सरकार में मुसलमान नेता होने के बाद आज बस वक्फ की जमीनात में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये कैसे मुसलमान हैं? इनको एहसास क्यों नहीं है समाज का
क्या ये सिर्फ अपने पार्टियों की वफादारी करने, उनकी गुलामी करने, पार्टी को बढ़ावा देने के लिए पार्टी से जुड़े हैं क्या? अरे जब आप उनकी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो फिर हमारे मोहल्ले में क्यों आते वोट मांगने को? ये मुसलमानों ने कहा है हमारे चैनल के माध्यम से। तो हमारी आखिर में फिर इम्तियाज जलील साहब से अदबन गुजारिश है कि साहब जैसा आपने आवाज उठाए कि आवाज को औरंगाबाद तक सीमित मत रहने दीजिए। पूरे महाराष्ट्र के हर ग्रामीण भाग में जहां पर वक्फ की जमीनात मौजूद है वहां पर कमेटी बनाने का प्रयास कीजिए। यकीन मानिए अगर आप इसमें पूरी ताकत लगा देंगे तो पूरे महाराष्ट्र के इतिहास में बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में MIM पार्टी का और आपका नाम लिखा जाएगा। भले आपने क्या किया नहीं किया वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन अपने वक्फ की जमीनात के लिए यतीम गरीबों की जमीन बचाने के लिए जो आपने योगदान दिया है, इस इतिहास में तारीख में सुनहरी अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा। मुझे उम्मीद है खासदार इम्तियाज जलील साहब लोकसभा में पूरी ताकत के साथ इसको आवाज को उठाएंगे। इसी प्रकार से पूरे महाराष्ट्र में इस अभियान को फैलाने का प्रयास करेंगे और एक मुसलमान जो बड़ी आशा भरी निगाहों की तरफ देख रहा है वो उनकी उम्मीदों को, उनकी आशाओं को टूटने नहीं देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मुसलमानों की आवाज़ को मैंने आप तक पहुंचाया हूं।